Hello students, welcome to School Z. Today we are going to discuss of class 9th science. बेटा आपकी साइंस में 9th और 10th में और यूं कहूं कि 8th से सेग्रीगेशन शुरू हो जाता है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। तो 9th क्लास की केमिस्ट्री से हम शुरू करेंगे। आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री में 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। This is your first chapter of the book. केमिस्ट्री का आपका सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट चैप्टर इसमें हमें पढ़ना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th साइंस में आपके केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स 3 अलग अलग सेक्शन हैं। केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर हैं 9th क्लास में। फर्स्ट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, सेकंड है इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड ऑफ कोर्स फोर्थ इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये 4 चैप्टर आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ना है। इन चारों चैप्टर्स को शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको बेसिक्स हैं वो जानने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज जो आपकी बुक में इन चारों चैप्टर्स में सबसे कॉमन है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और सेकंड है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये कुछ बेसिक्स हैं बेटा, इनको डिस्कस किए बिना आप ये चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। थर्ड इसमें हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी, जैसे हिंदी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समानुपातिक बोल देते हैं, इनडायरेक्ट को विलोमानुपाती बोल देते हैं या व्युत्क्रमानुपाती बोल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी के साथ में काइनेटिक एनर्जी हमें पढ़नी है, इसके बारे में हमें पहले जानना है। इनको डिस्कस किए बिना आप ये 4 चैप्टर नहीं कर पाएंगे। मास के साथ में आपको एक और चीज पढ़नी है बेटा, वेट, है ना। इन दोनों की एक बहन है डेंसिटी, उसको भी हमें जानना पड़ेगा। घनत्व तो बोलते हैं बच्चों इसे। इसी के साथ में एक चीज और आपको पढ़नी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को आयतन बोल देते हैं, ठीक है। इनको डिस्कस किए बिना आप आगे नहीं जा सकते इन 4 चैप्टर्स में। इनके साथ जुड़ी हुई एक चीज और है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर या आपका एक और चीज है मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। इसको परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ये जो दोनों चीजें हैं, अगर आप अच्छे से साइंस में कमांड करना चाहते हैं तो आपकी जो पीरियोडिक टेबल है बच्चों, पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट 20 जो आपके एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स, उनके आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको पता होने चाहिए। पीरियोडिक टेबल में जब आप स्टडी करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट आपका हाइड्रोजन आएगा और 20th जो एलिमेंट है वो आपका कैल्शियम होगा। तो ये 20 एलिमेंट्स के आपको मास और एटॉमिक नंबर दोनों आपको याद होने चाहिए, तब जाके आप इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से कर पाएंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, लेकिन उससे पहले जो ये चीजें मैंने लिखी हैं इनको हम फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और इन्हीं के साथ में आपको ये भी जानना है कि जो अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स हैं, जैसे अगर आप अपनी बुक पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर की जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां आपको केल्विन स्केल, फारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल, 3 स्केल आपको मिलेंगे। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि कन्वर्ट दिस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू फारेनहाइट, फारेनहाइट इनटू केल्विन। तो वो सारी चीजें हम पहले बेसिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपके चैप्टर पे। ओके, आप नोट करिए इनको। फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। सपोज बच्चों दो चीजें हैं, दो क्वांटिटी हैं ए एंड बी। ये आप मान लीजिए ये आपकी साइकिल है और ये आपकी साइकिल चलाने की स्पीड है। तो अगर आप साइकिल पे जोर जोर से पेडल मारेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। जैसे कई बार आपके पेरेंट्स बोलते हैं आप ज्यादा टीवी देखेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। आजकल तो बच्चों टीवी चला गया, मोबाइल आ गया, तो वो दोनों चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, समझे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है इफ
A quantity is increasing, comparatively B quantity will also increase. ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन को बच्चों हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो जैसे एक चीज बढ़ रही है उसके पैरेलल में दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ओके, सेकंड है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपकी क्वांटिटी ए इंक्रीज हो रही है तो बी डिक्रीज होगी। ओके, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन हम इसको ऐसे शो करेंगे 1/b। मतलब क्या है इसका, अगर b आपका इंक्रीज हो रहा है, a अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो b डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? ओके, जैसे पेट्रोल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो समवेयर अराउंड 100 रुपीज पर लीटर। तो पेट्रोल के प्राइसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो यूसेज ऑफ बाइक या व्हीकल्स वो डिक्रीज होगी। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो अगर एक चीज का प्राइस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपकी जो यूसेज है, यूज करने की जो व्हीकल्स को यूज करने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम जो सेकंड क्वांटिटी होती है उसको 1/b में ले जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 4 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/16। मतलब क्या हुआ, अगर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ये आपका डिक्रीज होगा। या वो उसको उल्टा ले सकते हैं, अगर 4 की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो 16 की क्वांटिटी डाउन। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे हम जब फर्स्ट चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो वहां पर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी विच इज वेरी, हालांकि बच्चों ये फिनोमेना तो है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका फिजिक्स का है, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे मास, वेट, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारे फिजिक्स में डिस्कस होते हैं। बट साइंस क्या है, साइंस इज अ ब्रदर ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। बिना आप मैथ्स के साइंस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा को समझना बहुत जरूरी है। बच्चों अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। अ बॉडी विच इज इन मोशन उसको बोलेंगे काइनेटिक, यानी कि मोशन की वजह से जितनी एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर जनरेट होती है या प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल वी हैव अ ब्लॉक, हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका जो मास है वो m है, मास m है, और इसकी जो वेलोसिटी है क्योंकि मोशन में है, इसकी जो वेलोसिटी वो मान लेते हैं हम v है। अब एक चीज है यहाँ पे, मास क्या होता है, मास इज नथिंग, इसको द्रव्यमान बोलते हैं बच्चों। किसी भी, जैसे ये मार्कर है जिससे मैं लिख रहा हूं, इसके अंदर जितनी सामग्री इसके अंदर भरी हुई है, जितना मैटर इसके अंदर फिल्ड है, जितनी भी चीजें इसके अंदर भरी हुई है उसको मास कहते हैं। अगर आप इस मार्कर को लंदन ले जाएं, अमेरिका ले जाएं, तो इसके अंदर जितनी क्वांटिटी भरी हुई है वो तो वही रहेगी, चेंज तो होनी नहीं है। इसलिए जो मास होता है वो पूरी धरती पर आप कहीं भी चले जाइए वो चेंज नहीं होता, समझे। तो मास क्या है, द मैटर फील्ड इन द बॉडी, द मैटर फील्ड इन द बॉडी। किसी वस्तु के अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित होती है बच्चों उसको मास कहते हैं। लेकिन अब आप कहोगे सर हमें तो वेट भी बताओ क्या होता है। वेट मास के साथ ही जुड़ा हुआ है। वेट क्या है, मास इनटू जी। ये जी क्या है, ग्रेविटी है। जिस ग्रेविटी के साथ अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है उसको अगर आप मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वेट बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मास और वेट में बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, वेट इज नॉट कांस्टेंट। क्योंकि अगर आप बच्चों ये देखिए अर्थ का सेंटर है, अगर आप, एक व्यक्ति आपका यहाँ खड़ा है अर्थ के सरफेस पे और एक सेंटर पे, तो अगर आप सेंटर पे चले जाएंगे तो अर्थ जितना फोर्स आपके ऊपर लगा रही है वो जीरो हो जाएगा और उसकी वजह से आपका वेट क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस पे हैं तो अर्थ आपको जिस फोर्स से खींच रही है उस फोर्स की कुछ ना कुछ क्वांटिटी जरूर होगी। तो इसीलिए वेट, आप पूरी पृथ्वी पर जाएंगे तो वेट वेरी करेगा।
सेंटर पे जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, सरफेस पे आएंगे तो आपका वेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए बच्चों मास इज कांस्टेंट बट वेट इज नॉट कांस्टेंट। दो बातें क्लियर हुई। अब आइए यहाँ पे, ये हमारा ब्लॉक था एक जिसका मास m था, वेलोसिटी v थी, ये चल रहा है ऐसे मोशन में, है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है, 1/2 mv²। तो एक तरीके से अगर मैं कहूं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। दो बातें मैंने आपको बताई। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी मोशन की वजह से जितनी एनर्जी उसके अंदर है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप अपनी साइकिल चलाएंगे, साइकिल के अंदर कुछ मास होगा, आपकी बॉडी में भी कुछ मास होगा, फिर आप स्पीड के साथ उसको चला रहे हैं। अगर आप स्लो किसी के साथ टकराएंगे तो आपको इंपैक्ट या चोट कम लगेगी, लेकिन अगर आप साइकिल को स्पीड से भगा रहे हैं और किसी चीज के साथ टकराएंगे, डेफिनेटली आपकी साइकिल भी टूटेगी और आपको भी अच्छी खासी चोट लगेगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। जिस बॉडी का जितना मास होता है उसके अंदर उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी वेलोसिटी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे ट्रक है, ट्रक और कार दो अलग अलग चीजें। ट्रक आपका काफी हैवी होता है, उसके अंदर मास ज्यादा होता है, कार के अंदर मास आपका कम होता है। तो ट्रक और कार अगर दोनों किसी चीज के साथ टकरा रहे हैं तो ज्यादा इंपैक्ट आपका ट्रक का होगा अगर सेम वेलोसिटी पे है। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये इसके पार्टिकल्स, इसके कण हैं छोटे छोटे, इसके अंदर इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर इसके। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका, इस ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो इसके पार्टिकल्स हैं इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यानी कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर आप किसी भी मीडियम का इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उन पार्टिकल्स में बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आप सर्दी में जब आग के सामने बैठ के जब आग सेक रहे होते हैं और जैसे ही आग थोड़ी सी तेज होती है आपके हाथ एकदम से पीछे जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी को टेम्परेचर महसूस हुआ तो वो मूवमेंट में आ जाएगी। ऐसे मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए जब भी किसी मीडियम को या जब भी किसी ऑब्जेक्ट के का टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी आने से वो पार्टिकल्स आपके मोशन में आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप वाटर को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं पानी को, तो गर्म करके हम क्या दे रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से वो वाटर एवेपोरेट हो जाता है, गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो गैस आपके ऊपर उठने लगती है। सेम इज लाइक विद काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का बच्चों सीधा सा कॉन्सेप्ट, if temperature increases kinetic energy will also increases in the particles of the medium। okay, तो ये kinetic energy, direct proportion, indirect proportion, mass, weight। next we are going to study about the temperature scales। temperature scales क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको जाने बगैर ये चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है इसको हम शुरू नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा, ये चीजें बेसिक से। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।